पंजाब और केपी में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, आजम नजीर तारड़ का रद्द-ए-अमल, वो तो इसको टेक्निकली अपनी फतह कह रहे हैं कि ये 4-3 से फैसला आया है। असल में अब जोर और जबरदस्ती का इस वक्त खेल चल रहा है। अब हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि किसी भी सूरत में उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दे रहे, ये फैसला हो चुका है। गवर्नर केपी अगले चंद दिनों में इस्तीफा दे देते हैं तो फिर नया गवर्नर तैनात करना पड़ेगा, उसमें कुछ वक्त लगेगा, तो ये एक डिलेइंग टैक्टिक हो सकती है क्या? भागने के लिए तो वो कोशिश कर सकते हैं, तभी मैं सुप्रीम कोर्ट के पास रिवाज होगा ये कहने का कि अगर गवर्नर उन्होंने रिजाइन कर दिया और कोई गवर्नर नहीं है अपॉइंट करने के लिए केपी का, तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात खुद इस्तेमाल कर लेगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन जाहिर है हुकूमत इसमें कहीं ना कहीं से कोई टेक्निकल एतराज निकाल कर लाएगी। जहाँ तक कानून का ताल्लुक है और जहाँ तक आइन का ताल्लुक है तो इनके पास कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन बहाने हीलो हुज्जत जो ये कर रहे हैं उससे तो यही लगता, खास तौर पर तारड़ साहब की जो आके स्टेटमेंट थी कि इनका कोई इरादा नहीं है। बड़ी मामूली कमी हुई है, इसको तो आवाम भी रिजेक्ट कर चुके। क्या इसका रिलीफ मिलेगा पब्लिक को? आगे रमजान आ रहा है, डॉलर आज ₹4.61 फिर बढ़ाई, मुआशी गेम किस तरफ जा रहा है? अब इससे ज्यादा बदतर और क्या हो सकता है? ये तो एक सिंपल सी बात है, 2 सेंट कम किया है। $1 में से 2 पैसे प्राइस कम हुई है ऑयल की। मुल्क के लोगों को बेवकूफ बनाना है। मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी की, स्टेट बैंक की, 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए, और वो तबाहकुन साबित होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है। आइन और कानून की बालादस्ती एक बार फिर साबित हो चुकी है और सूरत हाल अब यह है कि पंजाब और केपी में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन का ऐलान अब इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत आपस में मुशावरत से करेंगे। सदर मुमलिकत पंजाब में इलेक्शन कमीशन को तारीख देंगे कि किस तारीख को ये इलेक्शन करवाने हैं, और जबकि केपी में गवर्नर को इस बात का पाबंद किया गया है कि अब वो इलेक्शन की तारीख दें और मुशावरत करें। इलेक्शन कमीशन मुतारिक हो चुका है, सदर मुमलिकत से मिलने ऐवान सदर जाएगा, वहां पर मुशावरत होगी और अब 90 रोज के अंदर अंदर ये तमाम सूरत हाल अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अपोजिशन की हुकूमत की जानिब से, जो विफाक में इस वक्त हुकूमत है, उनकी जानिब से अब ये भी इस वक्त एतराज सामने आ रहा है कि ये फैसला 3-2 से नहीं बल्कि 4-3 से है, चूंकि 2 जजेस जो पहले इस बेंच का हिस्सा थे वो भी फैसला दे चुके हैं और वो उन्हीं जजेस की तरह जो 3-2 के रेशो से फैसला आया, जिन 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखे हैं तो उनके हक में वो फैसला आया था। अब ये टेक्निकली ज़ाहिर है कि जो कानून के माहिर हैं वो इस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होने जा रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो सामा, जो फैसला अभी आया है इस पर ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, आजम नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल, वो तो इसको टेक्निकली अपनी फतह कह रहे हैं कि ये 4-3 से फैसला आया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सारे कानूनी माहिरीन हमें बता रहे हैं कि ये फैसला 3-2 से है, चूंकि बेंच तो 5 जजेस पर मुश्तमिल था। अब ये किस तरह से आगे सूरत हाल चलेगी? बहुत सादा सीधा सा सारा मामला था अरबाब, और सबको पता था, इसमें कोई शक नहीं है। हर किसी को पता है कि 90 दिन के अंदर आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने हैं। जानबूझकर इसको बिगाड़ा गया है, एक अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया है कानूनी मुशगाफियों के जरिए, और असल में अब जोर और जबरदस्ती का इस वक्त खेल चल रहा है। अब हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि किसी भी सूरत में उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दे रहे, ये फैसला हो चुका है। और अब आप देखें कि यही वजह थी, अब जो लोग एतराज करते थे इमरान खान ने सबने की तहरीर की, आज वो सबको समझ आ रही होगी कि इसी वजह से कि इनका प्लान ये था कि किसी तरह हम ये कंटिन्यू करेंगे और जब अक्टूबर की बारी आएगी उस वक्त तक हम कोई इमरजेंसी की सूरत लगा देंगे और हम 1 साल तक आगे इलेक्शन दे देंगे, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। अब आप देख लीजिए कि जब फैसला भी आ गया, उसमें पहला जुमला लिखा हुआ है 3-2 से, 3-2 की अक्सरियत से फैसला आया है। एक एक चीज उसमें वाज़ेह कर दी गई है कि गवर्नर ने तारीफ देनी है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, पंजाब की हद तक सदर पाकिस्तान से मुशावरत के साथ अपने जल्द अज जल्द, 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, ये जो कहा गया है जल्द अज जल्द, इसमें भी आप जाहिर है वज़ीर कानून है, हम क्या कर सकते हैं, आईनी कानूनी माहिर तो वो है, लेकिन अब यही मसला है ना कि जब आपने घुमाना फिराना है, जब आपने एक फैसला कर लिया हुआ है और आपने उसको देखना है, आपने आइन और कानून को नहीं देखना, तो फिर तो आप बहुत सी बातें निकालेंगे।
वरना वो इसलिए रखा गया कि कोई बहाना किसी के पास ना रह जाए कि जी वो देखिए हमारे पास 50 दिन नहीं है, हमें 50 दिन चाहिए इलेक्शन कमीशन को, तो वो भी बहाना इलेक्शन कमीशन के पास ना रहे। ये तक लिख दिया कि तमाम इदारे पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करें। अब बाकी रह क्या जाता है किसी भी पार्लियामानी जमहूरी निजाम में, अगर आपने इलेक्शन ही नहीं करवाने तो बाकी तो सारी कहानी खत्म है। फिर तो आप ये या धीमा मुश्ती से जोर जबरदस्ती से करना चाहे कर दे। इस सब इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है मईशत का। आज आप देख लीजिए तमाम अखबारात में लिखा हुआ है IMF से मामला अभी तक नहीं तय हो सके, पाकिस्तान की रेटिंग नीचे कर दी गई है मजीद और डिफॉल्ट का खतरा है। और उस वक्त में आप देख आइन के साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा है। ये एक ऐसा बहरान पैदा किया जा रहा है आइन के हवाले से कि इसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा पिछले 10 महीनों। लेकिन समझ दो जजेस के जो इख्तिलाफी नोट हैं, जाहिर है कि हुकूमत इस वक्त, और अभी राना सनाउल्लाह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कुछ देर पहले, तो वो इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें इख्तिलाफ राय पाया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदुखेल ने इख्तिलाफी नोट लिखे हैं, तो इन इख्तिलाफी नोट्स की क्या हैसियत होती है फिर इतने बड़े फैसले में? आपकी तरफ मैं सवाल लेकर आता हूँ, बैरिस्टर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, तो पहले यही सवाल जरा उनके सामने रखते हैं। बैरिस्टर साहब, अब ये फैसला 3-2 से आया है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि 4-3 का फैसला, एक तो इस पर जरा रोशनी डालिएगा, और फिर जो 2 इख्तिलाफी नोट्स आए हैं, इन इख्तिलाफी नोट्स की इतने बड़े फैसले में क्या कानूनी तौर पर इसकी हैसियत होती है? देखें, फैसला जो कानून के मुताबिक होता है वो बेंच का फैसला होता है। यानी जो जज साहिबान केस को सुन रहे हैं वो जो फैसला करते हैं, अगर वो 5 हैं तो अगर उनमें से 3 ने एक तरफ फैसला किया और 2 ने एक तरफ किया, तो बेंच का फैसला या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस 3 जो मेजॉरिटी का फैसला होता है उसको फैसला कहा जाता है। बाकी जो 2 मेंबर्स जो डिसेंट करते हैं वो डिसेंटिंग कोर्ट जरूर होता है, लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेजॉरिटी से ही समझा जाता है। तो अब इस केस में 5 मेंबर थे जिन्होंने केस सुना, इसके अलावा किसी और जज साहब ने केस नहीं सुना। 5 मेंबर ने फैसला किया और उनमें से 3 ने कहा गवर्नर की जो पावर्स हैं KPK में वो गवर्नर अपॉइंट करेगा, और जो पंजाब असेंबली में है वो पंजाब का गवर्नर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। ये फैसला मेजॉरिटी से हुआ। तो ने कहा नहीं, ये हाईकोर्ट ही फैसला करेगा। तो ये फैसला है। अब एक अजीब व गरीब जो बात हो, तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ अबसर्ड है, मैंने अपनी करियर में कभी नहीं सुनी ऐसी बात। वो ये है कि एक्चुअली बेंच जो था ये 7 मेंबर का बेंच था और ये 5 मेंबर का बेंच नहीं था। जबकि मैं खुद बहस करता रहा, आता रहा है, और जो सही। अच्छा अली जफर साहब, अभी अगर नजर सानी अपील में जाती है हुकूमत इस फैसले के खिलाफ, तो क्या यही बेंच, यही जजेस उस नजर सानी अपील को सुनेंगे, या फिर वो उसके लिए अलहदा से कोई बेंच तश्कील पा सकता है? अली जफर साहब को रिकनेक्ट करते हैं, फिर ये सवाल उनके सामने रखते हैं। तो सामने अली जफर साहब ने तो बड़ी ये वजाहत कर दी कि ज़ाहिर 5 जजेस होते हैं अगर बेंच में, तो उन्हीं 5 का फैसला कंसीडर होगा। अब नजर सानी अपील में जाने की बात इस वक्त कर रही है हुकूमत, तो उस वक्त उसमें फिर क्या सूरत है? वो सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर लिया जाएगा, या वाकई फिर इसमें कुछ ऐसा है, फैसले में कोई सुकम मौजूद है कि इस पर नजर सानी हो सकती है? पहले तो वजीर कानून साहब ने कहा कि हमने रिव्यू में जाने की जरूरत नहीं, हम रिव्यू में नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि रिव्यू उसी के पास होता है जो फैसला दे चुका होता है बेंच, उसी के पास रिव्यू होता है। ये 5 रुकनी जो बेंच है वही फिर रिव्यू सुनेगा। पहला बेंच जो है वो तो खत्म हो गया था, फिर उसके बाद ये 5 रुकनी बेंच बना था। ये चीजें अरबाब को पता है, ये हुकूमत को भी पता है, लेकिन बिल्कुल उस तरह जिस तरह वो कभी कहते रहे पहले दिन से ही आप देख लीजिए कि हम अपने पॉइंट को आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। बैरिस्टर साहब लाइन पर वापस आ चुके हैं, जरा ये सवाल उनके सामने भी रख देते हैं। बैरिस्टर साहब, अब ये रिव्यू पिटीशन में अगर जाएंगे तो फिर यही बेंच दोबारा सुनेगा और फिर इन्हीं 5 जजेस को इस पर रिव्यू करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये कानून बिल्कुल साफ है कि रिव्यू में जब जाते हैं तो वही 5 जजेस जिन्होंने ये केस सुना है उन्हीं के सामने रिव्यू होगा और वही फैसला रिव्यू का करेंगे। ये इस्टेब्लिश्ड कानून है और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी वाज़ेह तौर पे यही लिखा है और यही प्रैक्टिस है। इसमें कोई शक नहीं, कोई नया जज नहीं आएगा, कोई ऐसा जज नहीं आ सकता रिव्यू सुनने के लिए जो कि इस बेंच में जो जिसने सुना, जिसने समाअत की, जिसने फैसला किया, उनके अलावा और कोई जज नहीं आ सकता। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है कि खुदा न खास्ता फौत हो जाए या उससे पहले वो रिटायर कर जाएं, फिर उनकी जगह नया
जा सकता है, लेकिन जब तक जज साहिबान मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में वही जज चुनेंगे। और वैसे साहब अब हुकूमत के पास क्या राह फरार का कोई ऑप्शन बाकी रह गया? लेट सपोज अगर गवर्नर केपी अगले चंद दिनों में इस्तीफा दे देते हैं तो फिर नया गवर्नर तैनात करना पड़ेगा, उसमें कुछ वक्त लगेगा, तो ये एक डिलेइंग टैक्टिक हो सकती है क्या? तब भागने के लिए तो वो कोशिश कर सकते हैं, और अगर ऐसी कोई बात करेंगे तो उसका भी ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के पास जवाब होगा ये कहने का कि अगर गवर्नर उन्होंने रिजाइन कर दिया और कोई गवर्नर नहीं है अपॉइंट करने के लिए केपी का, तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात खुद इस्तेमाल कर लेगी। और वैसे साहब अगर फैसले में कहा जाता है किसी भी फैसले में कि गवर्नर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो इस जुमले का क्या मतलब है? क्या उस मुतल्लिका गवर्नर के खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है, या फिर गवर्नर चूंकि विफाक का नुमाइंदा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? गवर्नर के खिलाफ तो है तो सही एक इम्यूनिटी है कि उनके खिलाफ खिलाफवर्जी कर दी और ये कहना कि उन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है, तो उसका उनका बेस्ट जवाब यही है कि इमीडिएटली हुक्म मान लें सुप्रीम कोर्ट का और ये अनाउंस कर दें। वो अगर इस किस्म की जो टैक्टिक्स और ये जो गलत बातें कर रहे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है लॉ मिनिस्ट्री के लेवल पे भी और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लेवल पे भी, कि हम इसको जजमेंट को नहीं मानना, हम इसमें मजीद जजों को भी शामिल करना चाहते हैं और उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी डालना चाहते हैं बीच में। तो वो अगर इस किस्म की बात उन्होंने की तो फिर तो उनके खिलाफ मेरा ख्याल है बिल्कुल आइन शिकनी का एक एक्शन हो सकेगा, फिर वो इम्यूनिटी उनको नहीं रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल बेस्ट बात यही है कि वो इसकी बिल्कुल इमीडिएटली इस जजमेंट पे अपना जो जजमेंट आई है उसके ऊपर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन करें, तो फिर शायद उनकी जो गलती थी वो एक बंदा दरगुजर कर सकता है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा उसामा, ये इस पूरी सूरत हाल में क्या मजीद कोई सियासी खेल हुकूमत खेल सकती है? गवर्नर केपी को अगर मुस्ताफी दें तो ये शायद एक हफ्ते या 2-4 रोज फिर इस तैनाती में ले लें और इस तरह से फिर इस मामले को थोड़ा सा लटकाया जा सकता है, क्या समझते हैं आप? प्रभाव पिछले 10 महीने से तो खेल ही हो रहा है, सियासी खेल भी हो रहा है, ये माशी खेल भी हो रहा है, अब ये आईनी खेल खेलने की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो जो नजर आ रहा है वो यही है कि करेंगे और हर हद तक जाएंगे, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। ये किसी तरह से कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी किसी भी हद तक जाएंगे। जिस तरह आप देख लीजिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कह दिया गया, ऑर्डर में कह दिया गया है कि आइन से इनहराफ किया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, अपनी आईनी जिम्मेदारियों से इनहराफ। आप ये देखें, ये एक चार्जशीट है, ये फैसले में लिख दिया गया है। अब जब भी ये हुकूमत बदलेगी तो क्या ये इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जब असेंबली दहल करने की असम्बली पर दस्तखत किए तो इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी? क्योंकि अगर हम इसी चीज पर चलेंगे बाप, तो इस मुल्क में आप यकीन जानिए कोई भी इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं होगा। जिस तरह हमारे मुल्क में कोई टैक्स देने को तैयार नहीं होता, तो कोई शख्स यहाँ पर, कोई भी हुकूमत हो, वो कभी भी इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार नहीं होगी। वो कहेंगे देखिए ना जी, पहले भी तो हुआ था, 90 दिन से आगे भी चले गए थे इलेक्शन, अच्छा माशी हालात में चले गए थे जनाब, या कोई और अमनो मान की सूरत हाल थी इस वजह से चले गए थे, तो फिर तो 5 साल आप छोड़ दें इलेक्शन, फिर तो कुछ 6, 7, 8, 10 साल जितना जिसका दोस्त चलेगा, जितना जोर चलेगा वो फिर चलाता चला जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो भी ताखीरी हर में ज़ाहिर है वो हुकूमत अपने तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी, सीनियर इनकम पर्सन तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जब वापस आएंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगी और इस फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी और कानूनी तौर पर क्या सोच रही है, क्या तैयारियां कर रही है, एक ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से पंजाब और केपी असेंबली में 90 रोज में इलेक्शन का फैसला सामने आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका खैर मकदम किया और फौरी तौर पर अपनी जेल भरो तहरीक को खत्म करने का ऐलान किया और इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अहम इजलास जो कि इमरान खान ने चेयर किया, उसमें बहुत अहम फैसले भी हुए और अब जेल भरो तहरीक के हवाले से जो भी असीर रहनुमा है उनकी रिहाई की जमानतें दायर की जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द वो बाहर आएँ ताकि इलेक्शन से मुतालिक तैयारी
की जा सके। अब इस पूरी सूरत हाल पर और इस फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या राय है जानते हैं। यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन जाहिर है हुकूमत इसमें कहीं ना कहीं से कोई टेक्निकल एतराज़ निकाल कर लाएगी, कोशिश करेगी कि जितने ताखिरी हरबे इस्तेमाल हो सकते हैं वो अपनाए जाएँ। तो इस पूरी सूरत हाल पर क्या आपकी राय है? क्या कोई ऐसा रकम इस फैसले में आप देख रही हैं जिससे हुकूमत फ़ायदा उठा सके? देखिए कि जहां तक कानून का ताल्लुक है और जहां तक आइन का ताल्लुक है तो इनके पास कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन बहाने हीलो हुज्जत जो ये कर रहे हैं उससे तो यही लगता, खास तौर पे तालड़ साहब की जो आके स्टेटमेंट थी कि इनका कोई इरादा नहीं है, जो कि बड़े अफसोस की बात है कि आइन की पासदारी करते हुए आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक सही डिसीजन दी है, और मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ जस्टिस साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी ना कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी अहम है किसी भी मुल्क के लिए, और उसी के बेसिस के ऊपर आइन की तशरीह करते हुए उन्होंने ये कहा कि इनकी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जानी चाहिए। 45 दिन रह गए हैं, बल्कि 45 दिन नहीं, मेरा ख्याल आज के दिन 44 डेज रह गए, तो इनको इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके करवानी चाहिए। अब वो असल में इलेक्शनों से तो इसलिए भाग रहे हैं कि अभी जो खास तौर पर राजनपुर की इलेक्शन हुई है और जो माजर के साथ जो उनके मुंह पे चपेट पड़ी है कि भाई वहाँ सारी वो क्या कहते हैं जितने अदारे थे वो भी साथ उनके हर किस्म के उन्हें जाली काम करके जाली वोटिंग डालने के बावजूद आपको पता है मोहसिन लगारी साहब जो है उन 35,000 वोटों से जीत गए। अब ये गम उनको खाई चला जा रहा है और इस गम की वजह से वो अब इलेक्शन नहीं होने दे रहे। बल्कि मैं किसी फंक्शन में गई कल तो किसी ने मुझे कहा कि अपना आप एक इलेक्शन हार ही लें। मैंने कहा उनको हमारी बात मारी हुई, हम इलेक्शन हारे, वजह ये है उनको खुश करने के लिए तो नहीं हम करेंगे। एक्चुअली वो इस वक्त बिल्कुल इलेक्शन से दौड़े हुए हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन ना हो और हमारी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन तो जिस तरह फैसले में कहा गया कि गवर्नर केपी ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अगर हुकूमत इसी को जवाब बनाए और एक सियासी मास्टर स्ट्रोक लगाए और फिर गवर्नर को बोले कि आप मुस्ताफी हो जाएं क्योंकि आप पर अदालत भी एतराज़ कर रही है, तो फिर नई तैनाती में वक्त लग सकता है। तो हुकूमत ये सियासी तौर पर ये गेम खेल सकती है, डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल कर सकती है। डिलेइंग टैक्टिक्स तो ये हर तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना। आप तो देखिए ना बिल्कुल ये इस वक्त यानी आइन से बागी हुए हैं। आप देख लीजिए कि इनकी हर तरीके से कोशिश है कि आइन शिकनी जितनी कर सकते हैं करते। अब मकसद ये है कि एक तरफ तो आप जमहूरियत की बात करें, एक तरफ आप आइन की बात करें, और फिर जो जमहूरियत का असल वो कहते हैं बुनियाद है वो इलेक्शन होती है, उससे आप भाग रहे। हमने तो इनके हमारे तो कान थक गए थे सुन सुन के इनके वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो खैर मकदम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले का भी खैर मकदम किया और जब से ये फैसला आया आप लोग की मीटिंग्स भी चल रही हैं, हुकूमत भी अब रिव्यू पिटीशन में इस फैसले के खिलाफ जाना चाहती है। तो ये नुकता आप लोगों की उस गुफ्तगू में उस इजलास में ज़ेर बहस आया कि ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक हो सकती है कि नज़रसानी अपील दायर कर दी जाए? हमारी तो सारी तैयारी है। हम तो पिछले 9 माह से आपके सामने हम सबकों के ऊपर है। हम तो इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये जब से आए हैं इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपके सामने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, गरीब आदमी जो है उसके पास एक वक्त की रोटी नहीं रही, और ऊपर से IMF की जो शराइत लग रही हैं उस IMF की शराइत आपको भी पता है कि इतनी सख्त हैं और हर बंदा पिसेगा उसके अंदर। लेकिन ये इनके पास कोई सोल्यूशन तो है कोई नहीं, और सोल्यूशन होना भी नहीं है। देखो सबसे अहम चीज़ है कि अगर मुल्क की एक सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको आप कोने से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ख्याल है कि जो बाहर इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ के लिए? ये जो अभी तक इनका IMF के साथ मायदा जो है मुकम्मल नहीं हुआ है, इसके पीछे एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग पूछते हैं बार बार कि जो अपोजिशन में अपना तहरीक इंसाफ है उनको आपने कोई कंसल्ट वगैरह किया या नहीं किया। सो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें हर हाल पे हम तो चाहते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब इलेक्शन होंगी। और जब इस केस की समाअत भी चल रही थी उसमें भी सियासी जमातों के साथ बैठने की बात हुई, तो अभी जो लहजा, जो अल्फाज, जो अंदाज इस वक्त राना सनाउल्लाह का है, मरियम नवाज का, इमरान खान के बारे में, आपकी जमात के बारे में, तो उसके बाद मुमकिन है कि इतने तल्ख और इतने कशीदा हालात में एक साथ बैठ सकें और कोई कंसल्टेशन हो सके इलेक्शन की डेट से मुताल्लिक?
देखिए मेरा ख्याल है जहाँ तक सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक है, मैं तो पहले दिन से कहा किसी भी कातिल के साथ बैठना जरा मुश्किल ही होगा ना। अच्छा ये बताइए कि कोई न समझदार इंसान, पढ़ा लिखा बंदा किसी कातिल के साथ बैठ के बात कर सकता है? आप देखिए पहले वो जिसने मॉडल टाउन का सानिया किया, उसके बाद ये इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने कातलाना हमला किया, उसको JIT का ये बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑलरेडी चैलेंज्ड कोर्ट। आज भी मैंने पिटिशन जो नई JIT इन्होंने बनाई है पंजाब लेवल पे, उसको आज मैंने चैलेंज किया है। तो ये तमाशा इन्होंने बना रखा है। इन्होंने तो कानून की और इन्होंने आइन की धज्जियां उड़े और बात ये करते हैं जमहूरियत की। खुदा जाने कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं। जहाँ तक राना सनाउल्लाह है वो तो इस काबिल नहीं है कि कोई बंदा साथ बैठे। जहाँ तक बीबी का ताल्लुक है, उस बेचारी को कोई खबर ही नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। असल में बहुत अरसा भी 3 महीने वहां रह के आई है ना इंग्लैंड में, तो पीछे पता नहीं चला कि हालात कितने पाकिस्तान खराब हो चुके थे। तो आते साल फिर जब उन्होंने अपनी तकरीरें शुरू की हैं, तो मेरा ख्याल है अभी उनको रियलिटी चेक नहीं हुआ। एक दफा रियलिटी चेक हो जाए तो पता चल जाएगा उनको। खड़े होकर बोलती रहे। अच्छा, अब ये जैसे ये फैसला आया, जेल भरो तहरीक आप लोगों ने खत्म कर दी, लेकिन अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह ने, तो वो उन्होंने ये कहा कि जेल भरो तहरीक से मुताल्लिक के हशर आप लोगों ने देख लिया, उसका नाकाम हो गई तहरीक, इसलिए आप लोगों ने खत्म की है। तो अब इस पर क्या आपका जवाब है? जेल भरो तहरीक इस मकसद के लिए थी कि हमें तारीख चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया है, तो हमें क्या जरूरत है आगे एक काम जिस मकसद के लिए हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो हमने जरूर आगे बाकी जेलें भरनी है। वो तो हो गया ना, आपके सामने है। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला खैर रखेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम उनका पीछा करेंगे। डॉक्टर साहब, अब इस तहरीक के नतीजे में जो लोग जेल में हैं, क्योंकि बहुत सीनियर लीडरशिप भी आपकी, शाह महमूद साहब, असद उमर साहब, तो वो लोग तो बड़ी बेताबी से अब इंतजार कर रहे होंगे कि ज़ाहिर डेट सामने आ गई इलेक्शन की, अभी एक तयन हो गया 90 दिन में उन्हें, तो वो बाहर आए, जल्दी से इन मीटिंग्स का पार्ट बने। तो तैयारी तेज़ हो गई। आप लोगों ने भी ऐलान तो कर दिया कि उनकी जमानतों के लिए अब फ़ौरन फाइल की जाएंगी जमानतें। सबकी बेल्स के लिए अप्लाई कर दिए, सबकी बेल्स के लिए अप्लाई कर दी है। अभी हमारे वकील बैठे इसी पे काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, जब से फैसला आया उसके बाद से एक माशी इमरजेंसी की भी बात हो रही है, एक इकोनॉमिक इमरजेंसी, हुकूमत ये ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है। तो अगर इस सिचुएशन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वो जाते हैं तो PTI की फिर क्या तैयारी है इसके खिलाफ? भाई ये मुझे बताइए, ये वो कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर इलेक्शन तो होनी, आज ना हुई तो कुछ दिनों बाद हो जाएगी। कहाँ तक दौड़ते रहेंगे? दौड़ते रहे, हम इनके पीछे पड़े हुए हैं, हम इंशाल्लाह इलेक्शन करवा के रहेंगे। ठीक है, सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थी और हुकूमत से मुताल्लिक कह रही थी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अगर कोई इकनॉमिक इमरजेंसी की तरफ जाते हैं ये, तो उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल अपनी पूरी तैयारी कर रही है। और इकनॉमी की इस वक्त सूरत हाल ये है कि डॉलर आज 4 रुपये 61 पैसे बढ़ चुका है, पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी हुई है, और मरियम नवाज ने उस पर ट्वीट कर दिया, मुल्क में जहाँ इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, वहीं महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। अब ऐसे में PDM की जानिब से पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी करके वाह वाह समेटने की कोशिश की गई है। वजीर खजाना इसहाक डार ने गुज़िश्ता दिन पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की मामूली कमी क्या की? मुस्लिम लीग के रहनुमा मरियम नवाज और दीगर तमाम रहनुमा भी वाह वाह करने लगे। और मरियम नवाज ने तो अपने ट्वीट में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश इसहाक डार। ये वही मरियम नवाज हैं जिन्होंने 1 फरवरी को पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए के इजाफे के साथ 249 रुपए, जबकि 15 फरवरी को मजीद 22 रुपए के इजाफे के साथ 272 रुपए होने पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया, जबकि डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर पर बरकरार रहेगी। अब इस कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 हो गई है, लेकिन ये बहुत ही मामूली कमी है। इसका हमारी मईशत पर क्या कोई बेहतर असर पड़ सकता है? डॉलर की कीमत क्यों नहीं रुक पा रही? मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद माशियात हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो बड़ी मामूली कमी हुई है, इसको तो आवाम भी रिजेक्ट कर चुके, क्या इसका रिलीफ मिलेगा पब्लिक को? आगे रमज़ान आ रहा है, डॉलर आज 4 रुपये 61 पैसे फिर बढ़ा है, ये मुआशी गेम किस तरफ जा रहा है? मुआशी गेम अब इससे ज्यादा बदतर और क्या हो सकता है? ये तो एक सिंपल सी बात है, 2 सेंट कम किया है, $1 में से 2 पैसे प्राइस कम हुई है ऑयल की। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते कहते सबके जी अल्हम्दुलिल्लाह अब 5 रुपए कम हो गई है। ये मुल्क के लोगों को बेवकूफ बनाना है। हम दिन ब दिन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में जा रहे हैं। दिसंबर में हमारा IMF का एग्रीमेंट होना था, आज मार्च की 1 हो गई है और आज तक हमारा IMF का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हर हफ्ते ये ट्वीट करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारा IMF से सब कुछ सही नहीं चल रहा है इनकी तरफ से। अभी इनको 200 बेसिस पॉइंट और कल मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेट बैंक की, मेरी नजर में 150 से 250 बेसिस पॉइंट मतलब 1.5 से 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए, और वो तबाहकुन साबित होगा सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इन्हें दुश्मनी है इस मुल्क से। अब तो मैं यकीन करें उस तरफ सोचने लगा हूं कि ये जानबूझकर ये कर रहे हैं। जिंदगी में कभी मैं ये नहीं सोच सकता था कि कोई सियासतदान इस मुल्क से इस हद तक दुश्मनी कर सकता है, चाहे वो कोई। तो मीर साहब, ये आपकी नजर में फिर मजीद कितना वक्त लगेगा ये IMF का प्रोग्राम आने में? क्योंकि अभी हम इसी दरमियान में अगर देखें तो मूडीज ने जो पाकिस्तान की कर्ज लेने की रेटिंग है उसको जो कम किया है, पहले ये CAA1 थी, अब ये CAA3 हो चुकी है। तो इसकी कमी से क्या जो IMF की डील है उस पर कोई ताल्लुक, कोई असर इसका पड़ सकता है फिर, या फिर ये बिल्कुल एक अलहदा से बात है और इसका भी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो माशी बहरान है उस पर कोई ना कोई असर जरूर पड़ेगा? क्या इस वक्त सिचुएशन इन दोनों चीजों की देख रहे हैं आप? क्वेश्चन जरा रिपीट करेंगे। मैं कह रहा हूं जो मूडीज ने जो पाकिस्तान के कर्ज लेने की रेटिंग को कम किया है, ये पहले CAA1 थी, अब ये CAA3 हो गई है, इसके पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात पड़ सकते हैं? क्या IMF प्रोग्राम से इसका कोई कनेक्शन है? नहीं, IMF प्रोग्राम से तो कनेक्शन नहीं है, मगर दूसरे मुमालिक IMF के बाद जो हमें पैसा देंगे उससे यकीनन इसका ताल्लुक है, यकीनन उससे ताल्लुक है। 70 साल में पहली मर्तबा पाकिस्तान की रेटिंग जो है CAA3 हुई है, 70 साल में पहली मर्तबा। ये इट रिलेट्स टू फॉरेन एक्सचेंज एंड क्रेडिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। IMF के $1.2 बिलियन से तो हमें कुछ नहीं होना था। असल IMF के $1.2 बिलियन डॉलर का फायदा ये है कि दूसरे मुमालिक जो हमें पैसा देंगे उनके लिए IMF ने जो स्क्रूटिनी की है हमारे मुल्क की, वो एक बेहतर अलामत होती है। तो मगर उसके साथ ही मूडीज ने ये कर दिया, तो इनडायरेक्टली इसका बदतरीन इफेक्ट पड़ेगा हमारी मईशत के ऊपर लॉन्ग टर्म में, कि हमें कर्जे नहीं मिलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने में प्रॉब्लम होगी, हमारी करेंसी और डिवैल्यूएट हो सकती है, हमारी बैंकिंग की रेटिंग्स और नीचे जा सकती है। मतलब ये एक चेन है पूरी। जो ये CAA3 में जाने का फिर क्या मतलब ये भी है, जब दूसरे ममालिक कर्जा नहीं देंगे और पाकिस्तान को भी अरबों डॉलर्स मुख्तलिफ अदायगियों की मद में चंद माह में चाहिए, तो फिर डिफॉल्ट का खतरा मजीद बढ़ सकता है और फिर पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए? डिफॉल्ट को हमने मजाक बनाया हुआ है, इससे ज्यादा डिफॉल्ट और क्या हो सकता है? डिफॉल्ट का मतलब डिफॉल्ट डिक्लेयर करना है, या $3 बिलियन लेकर $8 बिलियन की LCs है, $19.2 बिलियन हमें 11 महीने में चाहिए, $36 बिलियन हमें अगले 2 साल के अंदर चाहिए। अस्तगफुरुल्लाह, मेरे मुंह में खाक। मगर अगर ये डिफॉल्ट नहीं है तो क्या है? क्या सिर्फ मुंह से ऐलान करना है कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं? हमारे दिवालिया निकल चुका है हमारी मईशत का। और मीर साहब, जो करंट रिजर्व्स अभी पाकिस्तान के हैं, जाहिर है $4 अरब के करीब हैं ये, तो इन रिजर्व्स के साथ पाकिस्तान अभी कितने माह या कितने हफ्ते तक सरवाइव कर सकता है? अब 1.5 महीना, मैक्सिमम 1.5 महीना, बल्कि उससे भी कम। हमारे LCs ही इस वक्त $7.5-8 बिलियन की है। ये कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कम करके पाकिस्तान के जितने रिजर्व इस वक्त हैं उसमें सिर्फ हम 1.5 महीना सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली खान साहब, माहिर माशियात, तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।